हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड की सभी परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और कल से उत्तराखंड बोर्ड की कॉपियों की चेकिंग प्रारंभ हो रही है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 2023 के संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हल कर रहे हैं। मित्रों, बहुत से हमारे विद्यार्थी ये जानना चाहेंगे कि उनका संस्कृत का पेपर उन्होंने सही किया या कितनी गलतियां उनसे हुई। तो आज के वीडियो से वो अपने पेपर की जांच कर सकते हैं और जो हमारे शिक्षक साथी बोर्ड की संस्कृत की कॉपी चेक करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लाभकारी होने वाला है, क्योंकि वो भी इस वीडियो से सभी प्रश्नों के उत्तरों को जान पाएंगे। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत की परीक्षा का हाई स्कूल का प्रश्न पत्र है जिसका कोड है 228HGF। सबसे पहले निर्देश जो इसमें दिए हैं देख लीजिए। ये इसका पूर्णांक 80 अंक का ये पेपर है और 3 घंटे की इसकी समय थी लिखने की अवधि। तो यहाँ पर दिया है अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वार खंडा सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क, ख, ग, घ वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। उत्तराणि पृथक प्रदत्तायाम उत्तर पुस्तिकायाम लेखनीयानि, जो उत्तर हैं अलग से आपको जो कॉपी दी होगी उसमें आपको लिखने थे। प्रत्येक खंडम अधिकृत्य उत्तराणि क्रमेण एकस्मिन् स्थाने लेखनीयानि, प्रत्येक खंड के जो उत्तर हैं एक ही स्थान पर लिखने हैं। ये नहीं कि एक खंड में दूसरे खंड के क्वेश्चनों को आंसरों को शामिल कर दिया जाए। प्रश्न पत्रे उत्तराणि न लेखनीयानि, ये जो प्रश्न पत्र है आपका पेपर है उस पे उत्तर नहीं लिखने हैं, कॉपी पे ही उत्तर लिखने हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसारम अवश्यमेव लेखनीय, प्रश्न की जो संख्या है वो प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखनी है, अपनी तरफ से उनकी नंबरिंग नहीं करनी है। खंड संख्या अपि लेखनीय, खंड संख्या भी लिखनी है, जरूरी है। तो हमारे पास पहले खंड में पहला प्रश्न आता है। पहला खंड हमारे सम्मुख है, आप देख लीजिए। पहला खंड है खंड का अपठितांश अवबोधनम, अर्थात जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है उसका ज्ञान हमें यहाँ पर करना है। तो हमारा पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। प्रश्न कहता है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तरत, जो नीचे अनुच्छेद दिया गया है, जो पैराग्राफ दिया गया है उस पर आधारित प्रश्नों को लिखना के उत्तर लिखना है। अब सबसे पहले तो आप इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, तभी आप उसका प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो हमारा अनुच्छेद है महाकवि कालिदासा संस्कृत वांगमस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्, जो महाकवि कालिदास थे वो संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि थे। त्रीणि नाटकानि लिखितवान, उन्होंने 3 नाटक लिखे। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम अति प्रसिद्धम नाटकम अस्ति, उनमें से जो अभिज्ञान शाकुंतल है उनमें से वो बहुत प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन् नाटके 7 अंका सन्ति, इस नाटक में 7 अंक हैं। अस्य विषय केनचित् कविनाम उक्तम, इसके विषय में किसी कवि ने कहा है। काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्य है, रमणीय है। और तत्र रम्या शकुंतला, उन नाटकों में भी जो रम्य सुंदर है वो है शकुंतला जो है। तो वो शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसमें आई है। अस्य नाटक से नायका दुष्यंत, इस नाटक का जो नायक है वो दुष्यंत है। नायिका च शकुंतला, और नायिका इसकी शकुंतला है। दुष्यंत हस्तिनापुर नरेश, दुष्यंत हस्तिनापुर का नरेश था और शकुंतला मेनकाया पुत्री आसी, शकुंतला मेनका की पुत्री थी। तो मैं सभी अनुच्छेद का अर्थ नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये 1-2 अनुच्छेद के मैं अर्थ बता देता हूँ, क्योंकि अपठितांश हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं हैं उनको मैं अर्थ यहाँ पे मैंने बताया। तो अब आता है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मित्रों दिया है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो मैंने उत्तर सम्मुख लिख भी दिए हैं, आप देख लीजिएगा। महाकवि कालिदासा कस्य वांगमस्य श्रेष्ठ कवि आसीत्,
महाकवि कालिदास कौन से साहित्य के श्रेष्ठ कवि थे, तो यहीं पर इसी अनुच्छेद में उत्तर मिल जाएंगे आपको। उत्तर यहाँ पे दिया है संस्कृत वाङ्मयस्य, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, आप देख लीजिए, नीले से मैंने लिख दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा संस्कृत वाङ्मयस्य। ठीक है, अब आता है अभिज्ञान शाकुंतले कति अंका संति। अभिज्ञान शाकुंतल जो नाटक है उसमें कितने अंक हैं, यहाँ पर दिया है गद्यांश में ही 7 अंक हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्त। सप्त होता है 7 अंक। ठीक है, अब आता है अगला प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न हमारे सम्मुख है, शाकुंतलम विषय केन किम कथितम। तो शाकुंतलम विषय कथितम, तो यहाँ पर से आपका उत्तर यहीं आपको गद्यांश में मिल जाएगा। अस्य विषय केनचित कवीनाम उक्तम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। तो यहीं से इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, लिखना था, अब तो लिख चुके हैं आप। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। तत्र इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तत्र का विलोम शब्द क्या होगा, तो तत्र का विलोम शब्द हो जाएगा अत्र। ठीक है, अब आता है लिखितवान। एक शब्द आया है इस गद्यांश में, लिखितवान। लिखितवान इति क्रियापद से कृत्रिम पदम लिखत। ये इसका कर्तृपद कौन है, कर्ता कौन है, तो देखिए जो लिखितवान है, पहले तो आप इसमें ढूंढेंगे लिखितवान कहाँ है। तो लिखितवान इस जो ये आपका गद्यांश है, अनुच्छेद है, इसमें लिखितवान कहाँ आया है, आप देख लीजिए, लिखितवान यहाँ आया है। लिखितवान का कर्ता कौन है, यहाँ पे दे दिया, लिखितवान का कर्ता है कौन, श। तो श इसका उत्तर हो जाएगा। और श कौन है, कालिदास, तो इसका उत्तर हो जाएगा श। और आप कोष्ठक में लिख देंगे कालिदास। तो ये इसका कर्तृपदम हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न मित्रों। अगले प्रश्न में दूसरा, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में भी एक अपठित अनुच्छेद आपके सामने दिया हुआ है। अनुच्छेद अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा अनुच्छेद आधारितान प्रश्नान उत्तरत। यानी कि यहाँ पर भी एक अनुच्छेद आपको दिया है और इस अनुच्छेद को पढ़ना है और इस अनुच्छेद के आधार पर क्या करना है, आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर भी इस गद्यांश को मैं पढ़ देता हूँ। क्या है, पिपासया पीड़ितः, प्यास से पीड़ित। एका कौवा इतस्तः भ्रमति स्म, एक कौवा इधर उधर घूम रहा था। अन्ते स एकस्मिन् स्थाने घटम अपश्यत, एक अंत में एक स्थान पर उसने एक घड़ा देखा। घटम दृष्ट्वा, घड़े को देखकर, सप्रसन्ना भूत्वा, वह प्रसन्न होकर, तस्य समीपे गतवान, उस घड़े के समीप गया। परम घटम स्थितम जलम अति न्यूना आसीत, लेकिन घड़े में जो जल था वो बहुत कम था। अतः सा जलम पातुम समर्था न अभवत, इसलिए वो जल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। यत्र ध्येय निश्चिता तत्र कायपि बाधा न भवति, जहाँ पर ध्येय निश्चित है, जहाँ पर आपका एम उद्देश्य निश्चित है, तो क्या होगा, वहाँ पर कोई भी बाधा नहीं आएगी। इति मत्वा स कमपि उपायम अचिंतयत, यह सोचकर उस कव्य ने कुछ उपाय सोचने लगा। वो घटस्य समीपे स्थितवान पाषाण खंडानि उत्थापित्वा स घटे आक्षिपत। तो घट के समीप यानी कि घड़े के पास में स्थित पत्थरों के टुकड़ों को वो उठाकर घड़े में डालने लगा। तस्य प्रयत्नम, उसकी कोशिश करने से, उसके प्रयत्न से, घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, घड़े का जल ऊपर आ गया। स शीतलम जलम पीत्वा सुखम अनुभवत, उसने ठंडा पानी पिया और शीतल जल को पीकर उसने सुख का अनुभव किया। प्रसन्न भूत्वा उत्पतत च, और प्रसन्न होकर के वो वहाँ से उड़ चला। तो ये गद्यांश अपठित था, इसलिए मैंने इसको भी पढ़कर आपको अर्थ बताया। अब इसमें प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है मित्रों, एक पदेन उत्तरत। एक पद में, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न आता है, कया पीड़िता काका इतस्तः अभ्रमतः। तो
किस चीज़ से पीड़ित? वो कौवा इधर उधर घूम रहा था, प्यास से पीड़ित था। पहले से ही शब्द आया पिपासया, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिपासया। दूसरा प्रश्न आता है, स किम पातुम समर्थम न अभवत, वो क्या पाने में समर्थ नहीं हुआ? जल को पाने में समर्थ नहीं हुआ, वो जल को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जलम, यहाँ पर दिया है जलम। तो अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। काका केन कारणेन घटस्य जलम पातुम समर्थन अभवत, कौआ किस कारण से जल को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ? तो भाई घड़े में जल कम था, इसलिए तो वो जल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो रहा था ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? उत्तर है, मैंने निशान रेड लाइन लगाई है, आप फिर भी देख लीजिए कि घटा स्थितम जलम अति न्यूना आसित, घट में स्थित घड़े में जो जल था बहुत न्यून था, तो अतः स जलम पातुम समर्था न अभवत, इसलिए वो जल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ। इसी गद्यांश से उत्तर मिल रहे हैं, बहुत ही आसान ये पेपर था और अच्छे नंबर आने चाहिए बच्चों के। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, किम मत्वा स उपायम अचिंतित, क्या मान करके उसने उपाय सोचा? तो यहीं पर उत्तर है, मैं ज़्यादा आपको इधर उधर की बात नहीं बताऊंगा। यह है, यत्र ध्येय निश्चितम तत्र कायपि कोई बाधा ना भवति इति मत्वा स कमपि उपायम अचिंतित, यहाँ से उत्तर मिल जाएगा। तो जब ध्येय निश्चित है तो कोई भी बाधा नहीं, रुकावट नहीं हो सकती, यही मान करके उसने उपाय सोचा। आता है अगले प्रश्न पे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देना है। निर्देश जैसा कि इसमें निर्देश दिया है, प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अनभवतः इति पदे का उपसर्गा, इस पद में कौन सा उपसर्ग है? अनभवत में कौन सा उपसर्ग है? तो ये अनभवत जो होता है अनु धन भवत, तो अनु जो है अनु अभवत, तो अनु जो है इसका उपसर्ग हो गया, क्योंकि जो प्रारंभ में लगता है वो उपसर्ग होता है, अनु धन अभवत। तो अब यहाँ पे अनु उपसर्ग हो गया। अगला प्रश्न इसी में दे रखा, पातुम इत्यत्रता का प्रत्यय, पातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय में क्या होता है, जो तुमुन प्रत्यय के जो शब्द होते हैं उसमें तुम आता है, पातुम इसमें तुम है, तो पातुम जो में तुमुन प्रत्यय हो गया। अब इसमें एक प्रश्न और दिया है, अस्य गद्यांशस्य उपयुक्तम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है। सही शीर्षक क्या हो सकता है गद्यांश का? तो इसका शीर्षक आप प्यासा कौआ, पिपासया काकहा भी लिख सकते हैं, प्यासा कौआ, और क्योंकि कौवे ने परिश्रम किया तो परिश्रम का फल उसे मिला, तो हम यहाँ पे परिश्रमस्य फलम भी इसका शीर्षक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से शीर्षक हो जाएगा। अब आता है दूसरा खंड मित्रों, दूसरा खंड, खंड ख में लिखा है, खंड ख रचनात्मकम लेखनम, रचनात्मक लेखन। इसमें आपको एक पत्र दिया है, पत्र में कुछ 3-4 खाली स्थान हैं, तो उन खाली स्थानों को नीचे पत्र में कुछ शब्द दिए हैं, मंजूषा में कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं। तो आप समझ रहे होंगे तो किस प्रकार से भरने हैं। पहले तो प्रश्न पढ़ लीजिए। पठन पाठनस्य प्रगति संबंधे, पढ़ाई लिखाई के संबंध में पितरम प्रति लिखिते, पिताजी के लिए लिखा गया, अस्मिन पत्र, यह पत्र पिताजी के लिए लिखा गया है, उचित पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, उचित सही जगहों पर सही शब्द को भर करके उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, उत्तर पुस्तिका में कॉपी में इस पत्र को पूरे को लिखना है और खाली स्थानों को भर के लिखना है। सहायताए मंजूषाया पदानि दत्तानि संति, सहायता के लिए मंजूषा में पद दिए हैं। मंजूषा में कौन से पद दिए हैं आप देख लीजिए, ये पद यहाँ पर दिए हैं, ये शब्द यहाँ पर दिए हैं, पद मैंने शब्द, तो ये शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, ये शब्द आपको खाली स्थानों में भरने हैं। तो यहाँ पर पत्र है, चंडाकः दिनांकः, ये तो दिनांक हो गई, श्रद्धा पद पितृचरणेषु,
सविनय प्रणामांजलि। तो ये तो पत्र की प्रारंभ हो गई। फिर है अहम अत्रम कुशली, मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ। तो यहाँ पर मैंने भरा हुआ है आशास्ते, आशास्यते, आशा करता हूँ, तथापि सर्वे कुशलिनिया, तथापि सर्वे कुशलिना, आप भी वहाँ पर सब क्या होंगे, वहाँ पर सब कुशल होंगे। मम अध्ययनम सुचारुतया प्रचलितः, मेरा अध्ययन अच्छी तरह से चल रहा है। कक्षा परीक्षासु समुत्तीर्णो जाता, कक्षा में परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। यद्यपि सर्वेषु विषयेषु, यद्यपि सभी विषयों में संतोषप्रदा अंका, संतोषप्रदा, अभी संतोषप्रदा कहाँ से लिया, हमने यहाँ से लिया। संतोषप्रदा अंका समाधिगता, यद्यपि जो सभी विषय हैं उनमें संतोषप्रद अंक मैंने प्राप्त किए, तथापि गणिते कायपि न्यूनता वर्तते, फिर भी गणित में कुछ कमी रह गई है। संप्रति, इस समय, आजकल, ये यहाँ से मैंने लिया है शब्द। गणितस्य कृते विशेष रूपेण समयम दास्यामि, गणित विषय में विशेष रूप से समय दूंगा। तो समयम कहाँ से लिया, ये नीचे शब्द हैं, यहीं से ये शब्द हमने यहाँ पर भर दिया है। तो इस प्रकार से ये पत्र पूर्ति करना था। 4 अंक का ये प्रश्न था। एक शब्द भरने पर 1 अंक आपको मिलना था। 4 शब्द सही भरेंगे तो 4 अंक आपको मिलेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में भी एक खाली स्थान भरने को दिए हैं, शब्द दिए हैं, वो आपको भरने हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मंजूषात शब्द चयनम कृत्वा, मंजूषा से शब्द चयन को करके, मंजूषा कहाँ है, ये मंजूषा है, ये देख लीजिए मंजूषा है। मंजूषा मतलब पेटी, पेटी के अंदर ये शब्द दिए हैं, 4 शब्द दिए हैं, 4 अंक का ये भी है। तो मंजूषा में दिए हुए शब्दों से निम्नांकित संवादम पूरित्वा लिखत, निम्नांकित जो संवाद है उसको पूरा करके लिखना है। तो अब यहाँ पर सुरभि कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तो किम कहाँ से लिया, यहाँ से हमने किम ले लिया, नीचे मंजूषा से किम ले लिया। अब आता है गौरी कहा, मम नाम गौरी कहा, गौरी बोलती है कि मेरा नाम क्या है, बोलती है, बोलता है, जो भी है, तो क्या हो जाएगा, नाम, नाम कहाँ से लिया, यहाँ से लिया, ठीक है। सुरभि, गौरी कहा तुम किम करोषि, करोषि कहाँ से लिया, हमने यहाँ से करोषि लिया, तुम क्या करते हो। तो यहीं पर गौरी बोलते हैं सुरभि अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। तो पठामि कहाँ से लिया, पठामि हमने अहम कहाँ से लिया, मतलब अहम यहाँ से लिया हमने। तो ये चारों शब्द यहाँ से हमने उठा के ऊपर भर दिए। तो इस तरह से आपके 4 नंबर पक्के थे। तो ये प्रश्न भी आप कर लिया होगा, आपने ढंग से समझ गए होंगे। अब आता है 5वां प्रश्न मित्रों। 5वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अंक ज़्यादा हैं इसके, है ना। तो यहाँ पर एक विषय, एक शीर्षक दिया है अस्माकं देशः, अस्माकं देशः इति विषयम अधिकृत्य निम्नांकित शब्द सूचितः शब्दान चित्वा 4 वाक्यानि लिखत। यानी कि अस्माकं देशः विषय है आपके पास, इस विषय पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं और उन 4 वाक्यों में आप सहायता ले सकते हैं मंजूषा में दिए गए शब्दों की, ठीक है। तो किस प्रकार से 4 वाक्य लिख सकते हैं, 4 वाक्य आप देख लीजिए। आपको इस तरह से लिखना था, उत्तरम, उत्तर, अस्माकं देशः, भारतवर्षम अस्माकं देशः अस्ति, भारतवर्ष अस्माकं देश है। तो एक लाइन अगर आपने लिख दी, एक लाइन, एक पंक्ति के आपको 2 अंक मिल रहे, 4 पंक्तियां लिखोगे तो 8 अंक सीधे हो गए। तो आपने लिखा होगा, तो लिखा होगा तो वेरी गुड, और नहीं लिखा तो फिर अब क्या कर सकते हैं, अब तो पेपर हो चुका है। तो दूसरा वाक्य अस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालय शोभते, इसकी उत्तर दिशा में हिमालय सुशोभित होता है। हिमालय अस्य मुकुटमणि अस्ति, हिमालय इसका मुकुटमणि है।
और अत्र बहवा नद्या प्रवहंती, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। तो भारत देश के बारे में अपने देश के बारे में आपको 4 पंक्तियाँ लिखनी थी और 8 अंक आपके निर्धारित थे। अब आ जाते हैं मित्रों खंड ग में। तीसरा जो खंड है, 4 खंड बताए थे ना, तो तीसरा खंड आ गया ग, अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब व्याकरण का ये पोर्शन आया हमारे पास, छठा प्रश्न है, 3 अंकों का है। 3 इसमें संधि विच्छेद करने हैं या संधि करनी है और 3 अंक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न, अधोलिखितेषु रेखांकित पदेशो संधिम संधि विच्छेदम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों में, रेखांकित शब्दों में, जो रेखांकित हैं, पूरे में नहीं, जो रेखांकित हैं, जिनके नीचे रेखांकित है, उन शब्दों में संधि या संधि विच्छेद करना है। अब आप देखिए रेखांकित कहाँ है, तो इसको देख लीजिए। पहला जो वाक्य है इसमें रेखांकित दिया है सतचरित्र, दूसरे में दिया है मृगा चरंती, तीसरे में दिया है जगदीश। तो रेखांकित जिनके नीचे रेखा लगी, लाइन लगी हुई है, वो रेखांकित हैं। उन शब्दों में आपको क्या करना है, संधि या संधि विच्छेद करना है। तो पहले का हो गया सतचरित्र, जिसका बनेगा सच्चरित्र। दूसरे का हो गया मृगा चरंती, जिसका बनेगा मृगास चरंती। जगदीशा का जगत धन ईशा। तो इस प्रकार से इनके उत्तर आप देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न संख्या 7 है, रेखांकित पदेशु समासम समास विग्रहम कृत्वा। यहाँ पर भी जो रेखांकित शब्द हैं उनमें समास करना है या समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द आपके सामने दिख रहे हैं, ये भी 3 अंकों का प्रश्न है। ग्राम से समीपम, माता च पिता च और चतुरानन, ये 4 में आपको क्या करना है, समास या समास विग्रह करना है। किस प्रकार से, मैंने उत्तर यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिएगा। ग्रामस्य समीपम, ग्राम समीपम इसका उत्तर हो जाएगा। माता च पिता च, मात पितरो हो जाएगा। और चतुरानन का चतु आननानि यस्य सह, अर्थात ब्रह्मा, ये इसका जिसके 4 मुख हैं वो ब्रह्मा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे जो वाक्य दिए हैं इनमें भी वही रेखांकित पद वाली बात आ गई। जो रेखांकित हैं उनमें प्रकृति प्रत्यय, प्रत्यय करना है, प्रत्यय करके बताना है, संयोज्य करके बताना है, प्रत्यय को जोड़ करके बताना है। जो मूल शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ के क्या बनेगा, कहने का मतलब है करना किन में, रेखांकित पदों में। रेखांकित पद कौन से हैं, जिनके नीचे रेखा है। दृश्य, अनियर, क्री, तव्यत, लब, शानच, तो ये हो गए। अब इनमें करना है, इनको बना करके क्या बनेगा, तो इनको बनेगा, यहाँ पर देखिए, जब दृश्य अनियर को जोड़ेंगे तो बनेगा दर्शनीयानि, क्रीतव्यत को जोड़ेंगे तो बनेगा कर्तव्य, और लब शानच को जोड़ेंगे तो बनेगा लभमानः। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपकी अपने उत्तर चेक करने के लिए ये सही है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो अब आता है प्रश्न संख्या 9, मंजूषाया। यहाँ पे भी मंजूषा आ गई। मंजूषा किसको बोलते हैं, पेटी, ये पेटी बनी हुई देखो यहाँ पे मंजूषा। इसमें 3 शब्द दिए हैं, ये 3 शब्द नीचे वाक्यों में भरने हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि अव्यय पद शब्दे पूरयित्वा लिखत, पूरा करके लिखना है। ये शब्द यहाँ पर दिए हैं। तो अब पहला वाक्य हमारे पास आ गया, मम भ्राता आगमिष्यति, मेरा भाई आएगा। कब आएगा, श्व, स्व, स्व मैंने कल, ठीक है, ये श्व यहाँ पर आ गया। अब आता है स्वकार्यम कुरु, अपना कार्य करो, माँ भ्रमा, मत घूमो, इधर उधर मत घूमो। तो इधर उधर कहाँ आ गया, इतस्तः, तो ये यहाँ पर इतस्तः आ जाएगा। अब बचा एक शब्द वृथा, वृथा अंत वाले में आ जाएगा। वृथा भाषणम ना करो, बेकार में मत बोलो, व्यर्थ मत बोलो, कहने का मतलब है। तो ये हो गया 9 प्रश्न हो गए।
10वें प्रश्न में वाच्य परिवर्तन, इसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है। वाच्य परिवर्तन का बहुत शानदार हमने वीडियो बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसी में से ये पेपर आया है। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा अगर आपको वाच्य परिवर्तन का ट्रिक सीखना है। ट्रिक मैंने उसमें बताई है। तो यहाँ पर अधोलिखितानाम वाक्यानाम वाच्य परिवर्तनम कृत्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, नीचे जो वाक्य दिए हैं उन वाक्यों में वाच्य परिवर्तन करना है और फिर उनको उत्तर पुस्तिका में अपनी कॉपी में लिखना है। उत्तर पुस्तिका कॉपी को बोलते हैं। ठीक है, अहम भोजनम करोमि, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था ये अहम भोजनम करोमि है, तो अहम को चेंज कर देते हैं। अहम को हो जाएगा मया, अहम का क्या हो जाएगा मया, और बीच वाले शब्द को भोजनम रहने देंगे, और करोमि को हम कर देंगे क्रियते, मया भोजनम क्रियते। अब है तेन नाटकम दृश्यते, तो तेन को हम बदल देंगे श में, नाटकम रहेगा, दृश्यते को हम पश्यति कर देंगे, तो स नाटकम पश्यति। त्वम संस्कृतम पठसी का त्वम का हो जाएगा, यहाँ पर त्वम का हो जाएगा त्वया, और पठसी का हो जाएगा पठियते, और बीच वाला शब्द यही रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे इनके उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आया प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 जो है उत्तराखंड बोर्ड में एक समय लेखन का प्रश्न होता है, जिसमें संस्कृत में समय लिखना होता है। तो यहाँ पर घड़ियाँ दी हुई हैं, उसमें घड़ी में टाइम भी दिया है, उस टाइम को, समय को लिखना है संस्कृत शब्दों में। घटिकाम दृष्टवा संस्कृत पदेशु समयम लिखत भूवत्सला कदा किम करोति। भूवत्सला कोई है और वो कब कौन सा काम करती है, ये आपको इस टाइम के अनुसार उसको भरना है। तो पहले क वाली घड़ी है, आप पहले नंबर पे जो घड़ी है उसमें देखिए आपके 5 बजे हैं। ठीक है, पहली घड़ी में 5 बजे हैं, तो पहले वाक्य में लिख देंगे भूवत्सला, 5 को बोलते हैं पंच, पंचवादने स्वाध्यायाम करोति, अपनी पढ़ाई करती है 5 बजे सुबह। ठीक है, प्रातः लिखा है, तो ये हमने क्या कर दिया, इस पंच कर दिया, पंच मैंने 5, तो ये यहाँ पे 5 को पंच कर लिख लेना है। अब आता है दूसरी घड़ी। दूसरी घड़ी में क्या है, आप देखिए दूसरी वाली घड़ी में 8:45 है, जिसको आप 8:45 बोलेंगे, 8:45, इसको 8:45 को 8:45 बोलते हैं ना, तो 8:45 को, पौने को पादोन बोलते हैं संस्कृत में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पादोन 9 को 9, पादोन 9 वादने विद्यालयम गच्छति, 8:45 बजे वो विद्यालय जाती है भूवत्सला। ठीक है, तीसरी घड़ी आ गई। तीसरी घड़ी में हम देखते हैं 4:30 बजे का समय है शाम का, तो 4:30 बजे को क्या लिखेंगे, सा अपराह्ने सार्ध, साढ़े को बोलते हैं सार्ध चतुर्वादनम वादने गृहम आगच्छति, यानी कि 4:30 बजे वो घर आ जाती है। अब आता है चौथी घड़ी जो है, चौथी घड़ी में क्या दिया है, 10:15 बजे हैं रात के, तो भूवत्सला रात्रो सपाद 10, 10:15 को बोलते हैं सपाद 10, वादने शयनम करोति, 10:15 बजे वो सोने जाती है, सोती है। तो इस प्रकार से घड़ी वाला प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न संख्या 12 क्या आता है, प्रश्न संख्या 12 में मित्रों देखिए, अधोलिखित वाक्यों, नीचे लिखे जो वाक्य हैं, अंकानाम स्थाने संख्यावाचक विशेषण, अंकों के स्थान पर संख्यावाचक विशेषण से रिक्त स्थानों को पूर्ति करके संस्कृतेन कृत्वा, संस्कृत में उनकी पूर्ति करनी है, पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, फिर से उत्तर पुस्तिका में कॉपी में उनको लिखना है। तो आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैं समझाने के लिए दोबारा आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है कि संख्याएं लिखी हैं, उन संख्याओं को क्या करना है, यह संख्या लिखी है, देखिए यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 99 लिखा है, इनको संस्कृत में लिखना है, संस्कृत गिनती आनी चाहिए 100 तक आपको, तो आप लिख पाएंगे। तो मैं तो अपने बच्चों को विद्यालय में 100 तक संस्कृत की गिनती शब्दों में लिखना सिखाता हूँ, सबसे पहला काम यही करता हूँ। तो
ये इस तरह के प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं, चाहे कक्षा 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो। ठीक है, तो क्या है, मम विद्यालय 17 को बोलेंगे सप्तदश अध्यापक संति। मेरे विद्यालय में सप्तदश अध्यापक हैं, 17 अध्यापक हैं। मम ग्रामे 99 भवनानि संति। मेरे गांव में 99 भवन हैं। 99 को हम बोल सकते हैं नवनवति। नव होता है 9, नवति होता है 90। 9 और 90 यानी कि नवनवति होता है 99। ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 13 पे पहुंचेंगे। 13 जो प्रश्न है उसको आप ध्यान से देखिएगा। नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदानि शुद्धानि कृत्वा, रेखांकित पद को शुद्ध करके पूर्ण वाक्यम उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। पूरे वाक्य को कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर भी वही बात आ गई, रेखांकित पद को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित पद आपके यहाँ पर है विक्षतः, यहाँ पर है मित्रः, यहाँ पर है धनस्य। इनके स्थान पे शुद्ध शब्द लिखना। ये अशुद्ध हैं, गलत हैं, इसकी जगह पे सही लिखना है। पुष्पाणि विक्षन्ति हो जाएगा, मित्रः का मित्रम हो जाएगा, और धनस्य का धनेन हो जाएगा। इस प्रकार से इनके स्थान पर ये लिख करके सही शब्द को लिख के वाक्य को कॉपी में लिखना था। अब आता है प्रश्न संख्या 14। मित्रों, चौथा जो खंड है, हम 4 खंडों के इस प्रश्न पत्र में चौथे खंड पर पहुंच चुके हैं। चौथा खंड है पठित अवबोधनम। ये आपका पढ़ा हुआ है, जो आपकी पुस्तक से है। तो मैं गद्यांश यहाँ पर आपको अर्थ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, तो आपने पढ़ा होगा। मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा आपको। खंड घ पठित अवबोधनम आपकी पढ़ा हुआ है, आपकी शैमुषी पुस्तक से है। तो यहाँ पर गद्यांश है, यदि देव प्रकोपो भूकंपो, यद्यपि देव प्रकोप भूकंप नाम। तो यदि जो है जो प्रकोप है, देवताओं का, ईश्वर का प्रकोप है, उसका नाम ही भूकंप है। तस्य शमनस्य न कोयपि स्थिर उपाय दृश्य, उसके शमन करने का, उसको रोकने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव। प्रकृति के समक्ष आज जो है विज्ञान पर घमंड करने वाला, गर्व करने वाला जो मानव है, वो वामन के समान, वामन कल्प है, बोने के समान है। एव तथापि भूकंप रहस्यज्ञ, तब भी भूकंप की जो रहस्य की जो जानकार हैं भूकंप के, वो कथयंती, वो कहते हैं, यत बहुभूमिक भवना निर्माणम न करणीयम। बहुभूमिक भवन निर्माण नहीं करने चाहिए, बहुमंजिल मकान नहीं बनाने चाहिए, कहने का मतलब है। तो मैंने अर्थ भी बता ही दिया आपको थोड़ा थोड़ा, तो आप समझिए इसका अर्थ। प्रश्नों को समझिए। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। देव प्रकोपः नाम किम, देवताओं के प्रकोप का नाम क्या है? ईश्वर के प्रकोप का नाम है भूकंप। ठीक है, तो ये भूकंप इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, कीदृशा मानवा वामन कल्प एव, कैसा मनुष्य वामन कल्प है? तो यहाँ पर ये उत्तर यहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव वामन कल्प अस्ति। तो ये यहाँ से लिख देंगे उत्तर। तो समझ रहे होंगे आप उत्तर, नहीं समझ रहे मैं दोबारा से बता देता हूँ। प्रकृति समक्ष अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव वामन कल्प अस्ति। अस्ति आपको लिख देना लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है अगला प्रश्न, कस्य स्थिर उपायो न दृश्यते। तो कस्य के स्थान पर, इस कस्य के स्थान पे आपको क्या लिखना है? भूकंपस्य, और पूरा यही लिख देना है, भूकंपस्य स्थिर उपायो न दृश्यते। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार आप उत्तर दीजिए। निर्देश के अनुसार उत्तरत, निर्देशानुसार उत्तरत मतलब जैसा निर्देश दिया है वैसा उत्तर देना है। अनुच्छेदे, अनुच्छेद में बौना, बौना इति शब्दस्य कृते के शब्दम प्रयुक्तम, बोने शब्द के लिए, बोना जिसका अर्थ हो
वो कौन सा शब्द है? तो वामन एक शब्द आया है, वामन। तो ये वामन इसका शब्द है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा वामन। वामन यहाँ पर है, तो यहीं से आपको लिखना है वामन। मिल गया वामन। अब आते हैं, अगला प्रश्न है दानव। दानव अस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। दानव का विलोम शब्द लिखना है। तो दानव, देव का दानव होता है, तो यहाँ पर जो देव है ये इसका उत्तर हो सकता है, या मानव भी, मानव का भी दानव मान लेते हैं, मानव का भी हो सकता है। तो देव का दानव लिखते हैं ज़्यादातर। तो आप ये उत्तर जिसने लिखा होगा, तो मेरे समझ से जिसने देव लिखा होगा या मानव लिखा होगा उसको नंबर मिलने चाहिए। अब आता है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में भी आपका पढ़ा हुआ श्लोक है। तो पढ़ा हुआ श्लोक है एक पुस्तक से, सैमुसी से। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। जो गुणी होता है वही गुणों को जान सकता है, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। और जो बली होता है, बलवान होता है, वही बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः। जो कोयल होती है वसंत के गुण को जानती है, कौवा उसको नहीं जानता है। करीचा सिंहस्य बलम मूषका न मूषकः। तो हाथी और जो सिंह है वो बल को जानते हैं, चूहा उसको नहीं जानता है। तो ये था इसका अर्थ। अब आता है प्रश्न संख्या 1 पदेन वाला। तो 1 पदेन उत्तरत में पहला ही प्रश्न आ गया, कस्य बलम न वेत्ति मूषका। किसके बल को मूषक नहीं जानता है? तो सिंहस्य बलो, सिंहस्य बलम, यानी कि शेर के बल को चूहा नहीं जानता है। ठीक है, शेर के बल को शेर ही जानेगा, चूहा नहीं जानता है। अब आता है पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। आता है बलम का वेत्ति का न वेत्ति। बल को कौन जानता है, कौन नहीं जानता है। तो अगर लिखने को तरीका तो थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपको गद्य इसे काव्यांश में से छांट के, श्लोक से छांट के लिखना था, तो आप ये दूसरी लाइन लिख सकते थे, बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। ये वाली लाइन किसी बच्चे ने लिखी हो तो मैं जो मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं शिक्षक साथी, उनसे कहूँगा कि बच्चे को पूरे नंबर दें। तो रिक्वेस्ट है मेरी उनसे कि बच्चों के नंबर ना काटें। अब आता है वायसः कस्य गुणम न वेत्ति। वायसः कस्य गुणम न वेत्ति, इसका हो जाएगा वायसा वसंतस्य गुणम न वेत्ति। कौवा बसंत ऋतु के गुणों को नहीं जानता है। ठीक है। अब आता है गुणी। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। गुणी इति पदस्य विलोम पदम किम अत्र प्रयुक्तम। गुणी जो शब्द है इसका कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर है? तो निर्गुणा हो जाएगा। गुणी का निर्गुणों, निर्गुणों यहाँ पे आया है, निर्गुणों। निर्गुणों भी किसी ने लिखा है तो उसको भी नंबर पूरे मिलेंगे। निर्गुणों अगर किसी ने लिख दिया यहाँ से तो ये भी उसको भी पूरे नंबर मिलने चाहिए। अब आता है कोकिलः इति पदस्य पर्यायवाची पदम श्लोकात् चित्वा लिखत। कोकिल का जो पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कोकिल का जो पर्यायवाची होता है पिक होता है। तो पिकहा हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से अगर किसी ने पिको भी लिख दिया है तो उसको भी पूरे नंबर मिलने चाहिए। पिको भी अगर लिखा है यहाँ से पिको, तो वो उसको भी पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो ये प्रश्न हो गया। अब आता है मित्रों 16वां प्रश्न। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो 16वां प्रश्न आप देखेंगे। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नीचे लिखे गए जो नाट्यांश है उसको पढ़िए और उसको, उस पर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मित्रों क्या करना है, आपने इस गद्यांश को पढ़ लेना है, पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं सीधा उत्तर पे पहुंच रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, इसमें 1 पदेन उत्तरत। पहला 1 पदेन उत्तरत प्रश्न है, चाणक्य किम दर्शयति चंदन दासम। चाणक्य चंदन दास को क्या दिखाता है? भय दिखाता है। भय मतलब डर, डर दिखाता है। तो आप भयम लिख सकते हैं। और ये भयम कहाँ मिलेगा? यहीं पर आपको भयम मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भयम लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा हो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। भयम दर्शयसि। तो जिसने भयम लिखा होगा उसको इस प्रश्न में नंबर मिलेंगे। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। चंदन दासा किम निश्चयम अभिव्यक्ति।
तो चंदन दास क्या निश्चय की अभिव्यक्ति करता है, क्या निश्चय करता है चंदन दास? चंदन दास का जो है निश्चय वो क्या है, यहाँ दे रखा है संतमपि गेहे अमात्य राक्षस्य गृह जन्म ना समर्प्यामी। तो उसका जो निश्चय है चंदन दास का, वो निश्चय है कि यदि मुझे पीड़ा भी पहुंचाई जाए, दंड भी दिया जाए, तब भी जो मेरा मित्र है अमात्य राक्षस, उसके घर के गृहजन जो घर के लोग हैं उनको मैं चाणक्य को समर्पित नहीं करूँगा। तो ये इसका अर्थ था। अब आता है चाणक्यम चंदन दासम साधु मानियन। चाणक्य चंदन दास को साधु मानता है, अच्छा मानता है। किम कथयति, अच्छा मान करके क्या कहता है, अपने मन में क्या कह रहा है? वो अपने मन में कहता है, डायरेक्ट तो नहीं कहता, तो अपने मन में कहता है। तो यहाँ पर मैंने ये ब्रैकेट में दे दिया है, यहीं पर इसका उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस उत्तर को आपने यदि लिखा होगा तो आपको नंबर मिलने चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, चंदन दास साधु शुलभस्य वर्थाभलेषु पर संवेदने जने का इदम दुष्करम कुर्यादिन दानीम शिविना बिना। तो ये उत्तर यहाँ से आपने लिखा होगा तो आपको नंबर मिलेंगे। अब आता है निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। तो इदम दुष्करम कुर्याद इदानीम शिविना बिना, अत्र क्रियापदम क्या है? तो कुर्यात इसका जो है, इसका जो कुर्यात इसका उत्तर हो जाएगा। कुर्याद यहाँ से लिया है, कुर्याद इसका क्रियापदम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आता है दुर्लभेषु। दुर्लभेषु जो शब्द है उसका कौन सा विलोम शब्द इस गद्यांश में आया है, नाट्यांश में आया है, वो चुनना है। तो इसका सुलभेषु आया है, सुलभेषु। ये सुलभेषु कहाँ आया है? यहाँ पर देखिए सुलभेषु दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सुलभेषु, तो ये यहाँ पर शब्द आया है सुलभेषु। तो इस प्रकार से इसके उत्तर भी आपको मिल गए। 17वां प्रश्न हम देखते हैं। 17वें प्रश्न में क्या पूछा है, अधोलिखितयो श्लोकयो भावार्थम उपयुक्त पदहि पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायाम लिखत। नीचे जो श्लोक लिखा है उसके भावार्थ को उपयुक्त शब्दों से पूरा करके आपको लिखना है। तो ये श्लोक दिया है और इसका भावार्थ को उपयुक्त शब्दों से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देख लीजिए, मैंने तो लिख दिया है, आप भी यहाँ से देख लीजिए। ये हमारे पास श्लोक है, व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अधिग्धम व निर्दोषम परिपच्यते। यानी कि सिंपल सा इसका अर्थ है कि जो व्यायाम करता है, व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है, यदि वो विरुद्ध भोजन भी करेगा, जो उसको नहीं करना चाहिए उस भोजन को भी करेगा, तो व्यायाम उसको पचा लेगा। अगर आप व्यायाम करने वाले हैं तो विरुद्ध भोजन करने पर भी आपको कच्चा पक्का जैसा भी खाओगे आपका पच जाएगा। लेकिन जो व्यायाम नहीं करेगा उसका विरुद्ध भोजन तो क्या, उसका सही भोजन भी नहीं पचेगा। तो सिंपल सा इसका अर्थ है। और अब इसका भावार्थ आपको यहाँ पर भरना है। तो मैंने शब्द भर दिए हैं, आप देख लीजिए क्या इसका अर्थ है। यह जना, जना पहला भर दिया जना, इसमें से कहीं नहीं है जना, ये अपने सोच से अपने विचार से आपको जना लिखना है। जो व्यक्ति नित्यम व्यायामम करोति, नित्य व्यायाम करता है, जो व्यक्ति नित्यम व्यायाम करोति, व्यायाम यहाँ से लिया हमने, करोति तम विदग्धम अधिग्धम। तो ये विदग्धम और अविदग्धम, अविदग्धम यहाँ से हमने लिया। वा विरुद्धम अपि भोजनम, भोजनम यहाँ से लिया, भोजनम सुखेन परिपच्यते। तो सुखपूर्वक वो अपने भोजन को पचा लेता है जो व्यायाम करता है। तो इस प्रकार से ये शब्द आपको मिल गए। ये अब आता है अगला श्लोक हमारे पास है, इसमें भी वही काम करना है जो अभी पुराने वाले में किया। संपत्तो च विपत्तो, यहाँ पर श्लोक है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो महान लोग होते हैं वो एक रूपता में रहते हैं, हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं। उदय सविता रक्तो, जिस प्रकार से उदय होते हुए सूर्य रक्त जैसे रंग का लाल होता है,
रक्त च अस्त समय तथा, और वैसा ही लाल वो अस्त समय भी होता है जब वो छिपता है। सूरज निकलते हुए भी लाल रंग का होता है और छिपते हुए भी लाल रंग का होता है, एक समान रहता है। तो उसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वो चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति, दोनों ही परिस्थितियों में सुख दुख में एक जैसे ही रहते हैं, एक रूपता बनाए रखते हैं। ना सुख में ज़्यादा सुखी होते हैं, खुश होते हैं, और ना दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। तो हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हैं, एक रूपता बनाए रखते हैं। अब यहाँ पर इसका भावार्थ लिखना है। महताम संपतो, संपतो यहाँ से लिया, संपतो विपतो एक रूपता, यहाँ से हमने लिया एक रूपता, भवती यथा सूर्य सविता उदय, उदय यहाँ से हमने लिया उदय, रक्ता भवती च अस्तमय रक्ता, रक्तो भवती यहाँ से लिया। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, इसके प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 में मित्रों क्या है? प्रश्न संख्या 18 में अधोलिखितयो श्लोकयो, नीचे लिखा गया जो श्लोक है उसमें अन्वयम पूरयित्वा, अन्वय को पूरा करना है। जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसा ही है, अन्वय को पूरा करना है। उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, उत्तर पुस्तिका में अर्थात कॉपी में आपको लिखना है। तो इसमें क्या था? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। न उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई भी मित्र नहीं है, सबसे बड़ा मित्र है हमारा परिश्रम। कृत्वा यम न अशिवति, मतलब जो परिश्रम करता है उसे परिश्रम को करके कोई दुखी नहीं रहता, अप्रसन्न नहीं रहता। तो ये इसका अर्थ हुआ सिंपल सा। अब यहाँ पर इसको अन्वय को पूरा करना है। ही मनुष्याणाम शरीरस्था मान रिपु आलस्यम, तो आलस्यम कहाँ से भरा आप देख रहे होंगे। आलस्यम हमने कहाँ से भरा? ये आलस्यम हमने भरा, यहाँ से आलस्यम लिया, ठीक है। अब आता है उद्यम शमो बंधु, बंधु कहाँ से लिया? यहाँ से लिया बंधु। नास्ति, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। यम कृत्वा न अवशिदति, यम कृत्वा न अवशिदति, ये यहीं से लिया। अब आता है अगला श्लोक हमारे पास है इसी प्रकार से। एक एव खगोमानी वने वसति चातका, एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में निवास करता है। वन में निवास बहुत सारे पक्षी करते हैं, लेकिन जो स्वाभिमानी पक्षी है वो एक ही है, वो चातक है। पिपासितो व म्रियते, वो प्यासा रह जाता है या मर जाता है। याचते व पुरंदरम, वो केवल पानी की जो याचना करता है वो पुरंदरम से करता है, ईश्वर से करता है, इंद्र देवता से करता है, बाकी किसी से वो पानी की याचना नहीं करता है, चाहे प्यासा मर जाए। तो अब इसको हमने करना है, इसका अन्वय करना है। एक एयो खगा चातका, एक एयो मानी खगा चातका वने वसति, तो कहाँ से लिया? वने, देख लीजिए कहाँ से लिया? वने, यहाँ से लिया हमने वने, ये वने हमने यहाँ से यहाँ लिख दिया। अब आया पिपासितो म्रियते व पुरंदरम याचते, ये याचते यहाँ से हमने लिया। तो इस प्रकार से इसको भी कर लेंगे आप। अब आ जाता है 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न में मित्रों क्या है देख लीजिए, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, पूरा पेपर ही आसान था ये। रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पदों पर आधारित। अब आया फिर वही बात, रेखांकित पद। रेखांकित पद वो होते हैं जिनमें नीचे लाइन लगी हुई है ना, वो शब्द रेखांकित हैं। तो रेखांकित पदम आधृत्यम, रेखांकित पदों पर आधारित प्रश्न निर्माणम कृत्वा, प्रश्न का निर्माण करना है और उत्तर पुस्तिका में वाक्य को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित पद कौन से हैं। रेखांकित पद यहाँ पर दे दिया वने, यहाँ पर दे दिया चौरस्य, यहाँ दे दिया करपटम और यहाँ राजसिंगो। इनके स्थान पर आपको क्या लिखना है? प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है और क्या करना है? प्रश्नवाचक वाक्य को बना देना है। तो मैंने प्रश्नवाचक वाक्य बना दिए हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से प्रश्नवाचक वाक्य देख सकते हैं। पहले वाक्य कहा गया चातका कुत्र वसति, अंत में क्या करना है आपको? सब में क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, तभी ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो चातका कुत्र वसति, पहला वाक्य हो गया चातका कुत्र वसति, चातक कहाँ रहता है,
और कुत्र हमने क्या लिखा, प्रश्नवाचक शब्द लिखा। अब आता है कस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथा, कस्य यहाँ पर लिखा हमने, और किसके पैरों की ध्वनि से जो अतिथि था वो जाग गया। चोरः किम छित्त्वा निर्गतः, चोर क्या छोड़ करके भाग गया, क्या फेंक करके भाग गया। और तत्र का नाम राजपुत्र वसति, वहाँ किस नाम का राजपुत्र रहता था। तो ये जो है आप यहाँ पर इनके प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। अब आता है मित्रों 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में क्या है, ये कुछ कहानी दी है हमारे बुद्धिर बलवती सदा, एक पाठ है सैमुषी पुस्तक में, वहाँ से कुछ कहानी की लाइनें दी हैं, पंक्तियाँ दी हैं, लेकिन वो सही क्रम में नहीं लगी हैं, आपको सही क्रम में लगानी है। अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे जो वाक्य लिखे गए हैं, घटना क्रमेण, घटना के कर्म के अनुसार संयोजित करके पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखत, फिर से उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये जो कहानी है इसको क्या करना है, घटना के अनुसार लगाना है। तो जैसे सबसे पहले हो गया अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, देवलाख्यो नाम का गांव था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, पुत्र दो पुत्रों को लेकर के पितुर्गृह प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल दी। तो क्या मतलब पहले कौन सा वाक्य आएगा, बाद में कौन सा आएगा, क्रम से वाक्य लिखने हैं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको उत्तर दिखा देता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिए। इस तरह का आपको वाक्य कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, यहाँ से देख लीजिए और आप इसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको अभ्यास कर लीजिए। अब आता है अंतिम प्रश्न। मित्रों वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर आप वीडियो पूरा लंबा अगर आराम से समझा कर बताना है तो लंबा तो वीडियो होना ही था। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप पूरा वीडियो देखें और अच्छी तरह से पेपर को समझें। तो अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है, निम्नांकित शब्दानाम संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। निम्नांकित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में वाक्य प्रयोग करना है। तो हमारे पास पहला शब्द आ गया हिमालयात। हिमालयात हिमालय से, तो पंचमी विभक्ति है। तो गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया, गंगा हिमालय से निकलती है। अब परोपकार, परोपकार शब्द है, परोपकारः। तो अब इसके हम वाक्य प्रयोग किस प्रकार से, मैंने दो वाक्य यहाँ पर दे दिए हैं। वृक्षः परोपकाराय फलन्ति, तो वृक्ष परोपकार के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए फल देते हैं। और एक वाक्य और हो सकता है, परोपकाराय सताम विभूतः, परोपकार के लिए जो है सज्जनों की, जो संत लोगों की, सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है, दुर्जनों की नहीं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से मित्रों मेरे साथ आपने ये पेपर हल किया यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ पेपर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। और ये उत्तराखंड बोर्ड का संस्कृत का पेपर मैं बहुत दिन से हल करने के समय मुझे नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने इसको हल कर दिया। तो आप सभी इसको देख करके अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। मित्रों आप सभी परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हों, अच्छी सफलता प्राप्त करें और संस्कृत में आपको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।